डेली कंपटीशन यानी वन डे कंपटीशन में वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को कराने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी कोई क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक करिए, जिससे हमको पता चले कि आखिर हम जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। इस चीज की हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो ये सोच के करता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उसमें कमियां यदि है तो वो ऑडियंस का कर्तव्य होता है कि वो अपने जो कलाकार हैं, जो कला दिखा रहे हैं, है ना, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी बातें समझ नहीं आ रही है तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक है, तभी हमको अपने मेहनत का अंदाजा लगेगा। चलिए एक सवाल है, ये इसी बार इसी टाइप का एक सवाल पूछा गया था बिहार एसएससी के एग्जाम में। एक रेलगाड़ी यात्री से भरकर चली, एक रेलगाड़ी है भाई, जैसे जैसे बोलेगा हम उसको दिमाग में पिक्चर बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक रेलगाड़ी है, इसमें यात्री है, इस रेलगाड़ी में क्या है, यात्री है, और ये यात्री लेकर के चल दिया किसी स्टेशन से। मान करके चलिए कि स्टेशन नंबर 1 यानी P1 को हम स्टेशन 1 मानते हैं, यहाँ यात्री चढ़े। फर्स्ट स्टेशन पे यात्री उतरेंगे थोड़ी, जहां से शुरुआत होगी, जहां से प्रारंभ होगा ट्रेन का, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ चढ़ने वाले यात्री होंगे। तो ये कुछ यात्रियों को ले करके चल देंगे। आगे में उनके सामने प्लेटफॉर्म 2 यानी कि दूसरा स्टेशन मिलेगा, वहां पर ये रेलगाड़ी रुक जाएगी स्टेशन पे। रुकने के बाद क्या होगा, यहां से कुछ यात्री उतरेंगे और कुछ यात्री इसमें क्या होंगे, सवार होंगे, दोनों तरह के। प्रारंभ के बाद जितने भी स्टेशन आएंगे उन पर यही क्रम जारी होगा, कुछ यात्री उतरेंगे, कुछ यात्री चढ़ेंगे। इस सवाल में वही उतरने और चढ़ने का कंडीशन दिया हुआ है। कहता है एक रेलगाड़ी यात्री से भरकर चली, प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग, एक्चुअल में नहीं दिया, फ्रैक्शन में, कि यहाँ पहला स्टेशन पे शुरुआत में जब भी चलेगा यात्री तो पूरा का पूरा जो भाड़ा होगा उसको हम 1 भाग मान लेंगे, फ्रैक्शन में 1, ठीक है, कि 1 भाग यात्री चढ़ के चला। अगले स्टेशन पे यानी दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, 1/4 यात्री उतर गए, 1/4 यात्री क्या हो गए, उतर गए। देखिए 1/4 भाग यात्री उतरते हैं और चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की संख्या की क्या होती है, आधी। तो ये इतना यात्री उतर गया, उतरेगा तो क्या करेंगे, माइनस, और इसमें कुछ चढ़ा भी है, चढ़ेगा तो करेंगे प्लस। चढ़ा है कितना, उतरने वालों का आधा, उतरा है 1/4 भाग, और उसका आधा मतलब गुना करेंगे आधा से, हाफ से, ये कितना हो जाएगा 1/8 भाग। इसका मतलब है कि उस स्टेशन पे 1/4 भाग उतर गया और 1/8 भाग उसमें चढ़ गया। सेम चीजें 2 स्टेशन तक हुई। 2 स्टेशन के बाद कुल यात्री 490 थे। 2 स्टेशन के बाद कुल यात्री की संख्या कितनी थी, 490। तो आरंभ में गाड़ी में कुल कितने यात्री थे, अरे आरंभ में तो यही ना है, फ्रैक्शन में 1 भाग का हमको वैल्यू निकल जाएगा तो वही तो आंसर होगा। अब देखिए इस बात को कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। भाई पहला स्टेशन पे जब चला तो 1 भाग था, तो 1 भाग का 1/4 यात्री उतर गया, 1 भाग में से 1/4 भाग उतर गया, मतलब 1 में से 1/4 घट गया, तो बचा कितना, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 3/4 भाग यात्री बच गया। ठीक है, 1/4 उतर जाएगा तो बचा कितना, 3/4। तो 3/4 उसमें अभी भी है, 1/4 उतरने के बाद। इसमें और प्लस कितना करना पड़ेगा, 1/8 लोग चढ़ा भी तो है, तो इसका 1/8 भाग इसमें और चढ़ गया। और यही काम कितने बार हुआ है, चूंकि 2 स्टेशन तक हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। जितनी बार होगा उतना में पावर देंगे, उतना पावर देंगे। 2 स्टेशन पर सेम एक्टिविटी हुई है तो पावर में 2 देंगे। और ये जो है पूरे 2 स्टेशन के बाद कितने लोग हैं ये दिया हुआ है, तो यही चीज
490 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, पहला स्टेशन पे 1/4 उतरा तो बच गया 3/4, इसमें 1/8 चढ़ गया तो पहला स्टेशन गया, टोटल इतना यात्री हो गए। और यही सेम क्रम 2 स्टेशन तक हुआ तो 2 स्टेशन के बाद ये पूरा यात्री 490 के बराबर है। एलसीएम लेंगे 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 1 7 यानी 7/8। इसको सोल्व करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा 490 के। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये होगा 490। 49 से सीधा सीधी इधर उधर यानी लेफ्ट और राइट में ऊपर ऊपर कटेगा 10 बार में। ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या बचा 1, हमको 1 एक ही का तो वैल्यू निकालना था। ये 64 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 इंटू 10 कितना हो जाएगा 640। और ये आ गया क्या यात्री 640 यात्री से भरकर यह ट्रेन चली थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। योर ऑप्शन विल बी बी। तो किसी भी क्वेश्चन को देखिए, जब आप फाउंडेशन कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन को समय दे करके समझिए, समय दे करके समझिए, बनाइए कैसे बनेगा उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार बना जाइए, तब जा करके आपकी तैयारी सही मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक कक्ष मतलब कोई भी 6ठा क्लास है, 7वां क्लास है, कोई भी क्लास है, उसका कक्ष में, उसके रूम में एक निश्चित संख्या में बेंच है। देखिए बेंच, बच्चे बेंच पर बैठते हैं। स्कूल में मान के चलिए ये क्लास है तो यहाँ पे कुछ बेंच लगे होंगे, कितना दिया हुआ नहीं है। आप मान के चल सकते हैं कि भाई बेंच की संख्या x है। बेंच की संख्या क्या है, आप बेंच को आप x मान सकते हैं। ठीक है, मानने में क्या जाता है, बेंच कितना है x है, क्योंकि बेंच फिक्स है। यदि प्रत्येक बेंच पर कहता 6 विद्यार्थी बैठाया जाए, अब कंडीशन चलना शुरू हो गया सवाल का कि यदि हम प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होगी। भाई एक बेंच है आपके पास, एक बेंच पर हम 6 विद्यार्थी बैठा रहे हैं तो एक बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी भाई एक बेंच है, प्रत्येक बेंच पे 6 व्यक्ति बैठ रहे हैं, मतलब टोटल विद्यार्थी 6x बैठ जाएंगे, यानी इतने विद्यार्थी तो बेंच पे बैठ गए। भाई एक बेंच है, बेंच की संख्या फिक्स है, हमने प्रत्येक बेंच पर 6 लोग बैठाया, इस पे 6 बैठा दिया, इस पे 6 बैठा दिया, इस पे सब पे 6 बैठा दिया, तो सब फुल हो गया। लेकिन उसको एक बेंच और चाहिए था बैठाने के लिए। एक बेंच पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं 6, इसका मतलब है कि 6 बच्चों का सीट अभी नहीं है, एक बेंच और जोड़ना पड़ेगा। तो पहले टोटल इतने स्टूडेंट हो गए 6x, अब प्लस में एक बेंच का और बच्चा यानी कि +6 हो गया, ये टोटल स्टूडेंट आ गए। देखिए किसी भी क्लास में बच्चे भी क्या होते हैं, फिक्स ही होते हैं। बेंच जिस तरह से फिक्स होता है उसी तरह से बच्चे भी फिक्स होते हैं। तो 6x + 6 हुआ, ये जब 6 लोग बैठाता है तब ऐसा हुआ। अब कहता है किंतु यदि, अब वो तो सोचेगा कि 6 में हमको एक बेंचे घट गया, तो एक काम करते हैं ना, 7 बैठा करके देखते हैं। तो जब 7 विद्यार्थी बैठाया जाने लगा, जब प्रत्येक बेंच पर पहले 6 बैठा रहा था, अब 7 को किया, तो 7 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ बेंच पर बच जाएगा सीट, कुछ बेंच पर क्या होगा, सीट बचेगा, क्योंकि 7 अब एडजस्ट कर दिए। तो अब बेंच का जरूरत नहीं होगा, कुछ बेंच पर सीट बच जाएंगे। देखिए कैसे, जब 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के पश्चात 5 विद्यार्थी के लिए जगह बच जाती है। 5 विद्यार्थी के लिए जगह क्या होती है, बच जाती है। अरे भैया, तो प्रत्येक बेंच पर आप क्या कर रहे हैं, पहले कंडीशन में 6x + 6 विद्यार्थी आया, अगला कंडीशन में आपने क्या किया, 7 विद्यार्थी को बैठाया प्रत्येक बेंच पर। तो प्रत्येक बेंच पर 7 बैठाएंगे तो एक बेंच पर कितना लोग बैठ जाएगा, 7x, यानी इतने स्टूडेंट तो बैठ गए, लेकिन अभी भी 5 गो सीट खाली है, यानी 5 स्टूडेंट हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। पूरे बेंच, जैसे हम 7 गो बेंच है तो हम पूरा एक बेंच है, प्रत्येक पर 7 बैठा, तो कहेंगे पूरा स्टूडेंट कितना है 7x, लेकिन 5 गो का तो जगह खाली हो गया, पूरा भरा कहाँ, इसका मतलब -5। ये भी स्टूडेंट आ गया, ये भी स्टूडेंट, ये दोनों क्या होंगे, बराबर।
ये दोनों एक ही बात को दो तरह से बोला गया कि प्रत्येक बेंच पर जब हम 6 स्टूडेंट्स को बैठाते हैं तो एक बेंच के बराबर स्टूडेंट हमारे पास बच जाता है, यानी 6 लोग हम ऐड कर देंगे। अगला कंडीशन में कहता है अगला कंडीशन में कहता है कि यदि हम प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी को बैठाते हैं तो 5 गो सीट खाली, यानी 5 स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ेगा, कम। ये दोनों स्टूडेंट की संख्या हो गई। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। इधर 7x है, इधर 6x, उधर भेजेंगे तो 7x में से 6x घटेगा, आएगा x, और इधर माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो 6 + 5 क्या आ जाएगा, 11। यानी बेंच की संख्या क्या आ गई, 11। बेंच की संख्या 11। आपसे पूछ रहा था कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप या तो x का वैल्यू इधर यहाँ पे पुट कर दीजिए या पे यहाँ पे पुट कर दीजिए, दोनों से सवाल सेम बनेंगे। अब 11 सते 77, 77 में से 5 गया 72। स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 72, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो ये सवाल कुछ नहीं था। शुरुआत में जो नए बच्चे हैं, फाउंडेशन वाले हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए हमको टाइम दे करके बताना पड़ेगा, और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होके छोड़ के आते हैं। चलिए, यहां कहता है यदि a पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, a कोई पॉजिटिव है, b ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है b, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो 4 कंडीशन दिया हुआ है। ये 4 कंडीशन देखिए, देख करके जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो तो छोड़ करके आएंगे क्या चीज है, लेकिन देखिए जो बच्चे पढ़ लिए हैं, फाउंडेशन कर चुके, उनको पता होगा ये इसमें कुछ नहीं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट है। यदि कोई 2 नंबर है a और b, यदि कोई 2 नंबर है a और b, तो उसके अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2, यानी दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, कुछ नहीं, दोनों का गुना करिए, दोनों नंबर का, उसका रूट निकाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोनों को गुना करके उसका रूट निकाल देंगे। एक होता है हार्मोनिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है 2ab अब बटा में a + b, 2ab अब बटा में a + b। और एक फॉर्मूला याद रखेंगे, अर्थमेटिक मीन जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, हार्मोनिक मीन। यानी आप कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम रखेंगे तो a + b/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू √ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab अब बटा में a + b, ये लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इक्वल टू का भी कंसेप्ट है भैया, तीनों आपस में बराबर भी होगा, कब, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब दोनों 0 के बराबर हो, यानी a और b दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तो आपस में सब बराबर हो जाएगा। यदि a और b दोनों पॉजिटिव है तो याद रखना हमेशा a + b/2 यानी अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। ये कंडीशन कब होगा, जब a पॉजिटिव हो और b पॉजिटिव हो, इस केस में ये फॉर्मूला होगा। यहाँ ऑप्शन देखने के बाद पता चलता होगा कि यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में सेम यही चीज आपको दिया हुआ है, यही चीज है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट से आया है ये क्वेश्चन। सिंपल है, जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन देखेगा समझ में आ जाएगा उसको कि अच्छा a + b/2 है, अर्थमेटिक मीन है, ये √ab है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो भैया कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक मीन यानी am जो है gm से बड़ा है, तो ठीक है भाई a और b दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसा होता है, हम सही मार के तुरंत सेकंड देखेंगे मार के आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसमें भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। भाई √2 है प्लस √5 है, अब √7 के ये बराबर होगा छोटा, देखिए ये कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं, कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा और बराबर दोनों तो हो नहीं सकते, देख करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, x और y रहता है तब ना, अननोन वैल्यू के लिए अननोन डाटा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यही तीनों में से कुछ हो सकता है। तो भैया देखिए, आप सोचते होंगे कि √2 का वैल्यू निकालेंगे, √5 का निकालेंगे तो √7 के बराबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।
आप सब का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको √2 का वैल्यू पता होना चाहिए, √5 का पता होना चाहिए, √7 का पता होना चाहिए। आप जोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, याद रखना, देखिए √a प्लस √b ये हमेशा a प्लस b के रूट से क्या होता है, बड़ा होता है। √a प्लस √b का वैल्यू आप अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो दोनों के जो सम आएंगे ना नंबर, उसका रूट निकालेंगे, उससे क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। लेकिन कंडीशन यही है कि a और b दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब दोनों 0 होगा तो बराबर ना आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो हमेशा इसे। ऐसे भी देखिए 2 गो आदमी कमजोर है, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी जब 2 आदमी से वो लड़ेगा ना तो हमेशा एक आदमी पटका मतलब खा जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है कि √2 और √5 अकेले तो इससे क्या है, छोटा है दोनों, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस हिसाब से आप ऐसा कर लेना, या वैल्यू निकाल के देख लेंगे। चलिए ये भी सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सवाल सा है। ये a/b, c/d, e/f ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। यानी आप इससे कह सकते हैं कि a जो है मतलब एक बार a/b को हम 3 के बराबर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 भी कह सकते हैं। सेम इन द सेम वे c/d को हम 3 के बराबर करेंगे, यहाँ से कह सकते हैं c बराबर 3d। इसी तरह से e/f को 3 के बराबर करेंगे तो आप कह सकते हैं e बराबर 3f। अब यही सेम चीज यहाँ पे पुट करिए ऊपर में, नीचे वाले वैल्यू को सेम रखिए। 2 इंटू a के जगह पे 3 भी पुट करना, 3b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9b² प्लस 3 इंटू c के जगह पे क्या पुट करना, 3d तो 3 तिया 9d² हो जाएगा, प्लस 4 इंटू c के जगह पे यहाँ देखिए 4c, यहाँ गलती है, यहाँ e होगा, यहाँ जो सवाल है ना वहां पे 4e² है, तो 4 इंटू ई के जगह पे 3f यानी कि 3 तिया 9f²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में क्या है, नीचे में जो है उसी को पुट करिए, 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। अब देखिए प्रत्येक में क्या है, 9 कॉमन है, प्रत्येक में 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2b², यहाँ से 9 बाहर जाएगा तो 2b² प्लस यहाँ से 9 बाहर जाएगा तो 3d², यहाँ से 9 जाएगा तो 4f², नीचे में तो 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। देखिए सेम चीज है ना, कट करके क्या आ जाएगा 9। आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। कितना सोचता है, इतना आसान सवाल था, इतना काहे लंबा बना रहे हैं भाई, आपको समझा रहे हैं। हमको बनाना रहता तो 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, तो हमको देख करके पता चल जाता कि अच्छा यही सब चीज तो है। a को हम 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी बस इसी का स्क्वायर हमको करना था, 3 का स्क्वायर 9 आंसर हो गया। ठीक है, वो तो हम कर ही देंगे, आपको समझाना है, सिखाना है, बाद में आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद लग जाएगा। अच्छा इस तरह का सवाल यहाँ जो आता है इसी का इस तरह से कुछ रहेगा ऊपर नीचे, तो इसी का स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा बस। अगला देखिए सवाल, एक टैक्सी का प्रथम 30 किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर है। यानी वो प्रथम 30 किलोमीटर यदि जाएगा, प्रथम 30 किलोमीटर तो उसको 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। और कहता अगला 60 किलोमीटर जाएगा, अगला 60 किलोमीटर जाएगा तब उसको 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा चुकाना पड़ता है। और कहता अगला फिर और कुछ जाएगा, जैसे अगला आगे कुछ किलोमीटर के रेट से हिसाब नहीं है, वो कहता है कि भाई 5 रुपया, उसके बाद की यात्रा 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, ऐसे समझो 8 रुपया प्रति 5 किलोमीटर। देखो समझो अच्छे से सवाल को, एक टैक्सी का प्रथम 30 किलोमीटर 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी वो केवल 30 किलोमीटर जाएगा
तो उसको 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 गुना 30 कर देंगे, यानी 240 रुपया चुकाना पड़ जाएगा। लेकिन मान के चला कि 30 किलोमीटर के बाद भी जाएगा तो 30 किलोमीटर के बाद उसका जो किराया होगा 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। और यदि 60 अगला 60 के बाद यदि चलता है तब उसको जो है उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 के हिसाब से लगेगा। यानी 5 किलोमीटर चलेगा तो उसको 8 रुपया पे करना पड़ेगा। तो सतीश जो है, एक व्यक्ति है सतीश, कौन है, व्यक्ति है सतीश, वो 320 किलोमीटर चलता है। सतीश जो व्यक्ति है कितना किलोमीटर चलता है, 320 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद उसके पास कुल धन का 1/5 भाग शेष बचता है। यानी 320 किलोमीटर का वह किराया दे देता है। 320 किलोमीटर चला होगा तो कुछ किराया दिया होगा ना जी। वही किराया क्या है, उसके पास कुल धन का 1/5, कुल धन यदि x है तो उसी का 1/5 भाग क्या है, शेष बचा है। भाई किराया कितना दिया, उसके पास धन का 1/5 भाग शेष बचा है, 1/5 भाग शेष बचा है, मतलब उसने किराया पर कुल धन का 4/5 भाग खर्च किया है। तो आप जो किराया निकाल लेंगे तो कुल धन का वह कितना के बराबर होगा, 4/5 भाग के बराबर, क्योंकि उसके पास अभी भी 1/5 भाग शेष बचा हुआ है। तो 1/5 भाग बचा हुआ है, मतलब उसने 4/5 भाग, अरे भाई एक भाग में से 1/5 भागा हुआ, 5 भाग बचा हुआ, मतलब खर्चा कितना किया, 5 एकम 5 एक 4, 4/5 भाग उसने क्या किया है, किराया पर खर्च कर दिया है। अब पहले ये सोचेंगे कि 320 किलोमीटर चलने में उसको कितना किराया पे करना पड़ा है। तो चलिए हिसाब लगाइए। पहला 30 किलोमीटर चला 8 के हिसाब से, तो 30 किलोमीटर गुना 8 कर देंगे, यानी 30 गुना 8 पूरा का पूरा चल लिया, प्लस अगला वो 60 भी गया है तो 60 चला होगा 5 रुपया के हिसाब से, प्लस अब कितना किलोमीटर बचा भाई, 320 किलोमीटर में 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तो चल गया, 60 प्लस 30 90, तो 90 किलोमीटर आप पहले घटाइए 320 से, 0 9 3 12, ये बचा 2, यानी 230 किलोमीटर उसका बचा हुआ है। तो अब समझना है इस 230 किलोमीटर चलने में उसको कितना पैसा देना पड़ा होगा, ये समझेंगे। कैसे समझेंगे भाई, यहाँ से समझेंगे। 5 किलोमीटर चलने का किराया उसको 8 रुपया के हिसाब से देना पड़ता है। 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, 5 का किराया 8, 5 का किराया 8, तो भैया उसको चलना तो 230 किलोमीटर है। तो कितना रुपया, तो देखिए देख लेंगे 5 का कितना गुना, तो 5 चौका 20 और 5 छक्के 30, 46 गुना है। 5 किलोमीटर का कितना गुना है, 230 किलोमीटर, 46 गुना है। तो 8 में भी हम 46 से गुना कर देंगे, 8 छक्का 48, हाथ में 4, 8 चौका 32, 4 36, यानी 368 रुपया। अब इसको भी 368 को जोड़ देंगे, टोटल किराया कितना हुआ, 30 अठे 240, 60 पचे 300, 368 कितना हुआ जी, 8 6 4 10 0 हाथ में 1 4 3 7 2 9, 908 रुपया। तो यहाँ देखिए किराया आ गया 908, जो 4/5 के बराबर है। x के कितना, 4/5, तो इसको काटिए भाई 4 से काटिए, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 4 सते 28, 5 से गुना कर दीजिए x निकालने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 पचे 35, हाथ में 3, 22 5 72, 110 3 13, 113, 1135 रुपया उसका कुल धन था। उसके पास कुल धन कितना था, 1135 रुपया। देखिए तो बी नंबर ऑप्शन में है ना। सवाल बहुत अच्छे से हमने अप्रोच करके आपको समझाया है, आप अच्छे से समझेंगे सवाल को। 7वां देखिए, ये आज का जो क्वेश्चन हमने लिया पूरा कैलकुलेटिव लिया है, ठीक है, लेकिन उसको भी हम कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन बताएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।